वाह! आप ये पानी पी लीजिए। कब से आपका कंठ सूख रहा है और आपको तो लगता है कि बुखार आ रहा है। कब तक ऐसे बिना दवाई के बैठे रहेंगे? मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नेहा ने बरगद के पेड़ के नीचे आसन पर लेटे वृद्ध आदमी से कहा। नेहा का घर ठीक इस पेड़ के सामने पड़ता है। वो रोज़ आते जाते हुए इन्हें देखती थी, कभी कभी खाना भी दे देती थी। 2 दिन से देख रही थी कि बाबा लेटे हुए थे। आज मंदी जा रही थी तो बाबा को देखा, वो निस्तेज से पड़े हुए थे। उम्र भी 80 के आसपास होगी। इतनी उम्र में शरीर वैसे ही थका हुआ सा रहता है। इंसान के हाथ पैर चल जाएं तो वो ही गनीमत है। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद शरीर की क्षीणता और दुर्बलता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नेहा घर गई और खाना दवाई ले आई। 80 साल की उम्र में दांत भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से रोटी चबाकर खाई तो उसे अफसोस हुआ कि वो खिचड़ी बना लाती तो अच्छा होता था। थोड़ा बहुत खिलाकर नेहा ने दवाई दे दी और घर चली आई। कुछ घंटों बाद जाकर फिर से दवाई और शाम के खाने में खिचड़ी दे आई तो बाबा की सेहत में काफ़ी सुधार आ गया। अब बाबा पहले की तरह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक दिन बेटे को स्कूल छोड़कर आई तो वो वहीं बैठ गई। बाबा, अब आपकी तबीयत ठीक लग रही है। आपके परिवार में कोई नहीं है क्या जो आप इस तरह पेड़ के नीचे बैठे रहते हो? कोई तो होगा जो आपका सगा या दूर का रिश्तेदार होगा जिसे आप अपना कह सकते हो। ये सुनते ही बाबा भाव शून्य हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें आ गईं। बड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो बोले, बेटी, तूने अनजान होकर मेरी मदद की और खाना खिलाया। तो सदा खुश रहे और सुहागन रहे। मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी मुझ जैसे बूढ़े पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कभी मेरा भी खुशहाल परिवार हुआ करता था। घर में पत्नी और 4 बेटे थे। लक्ष्मी मेरा पूरा ध्यान रखती थी। समय पर खाना देना, मेरी पसंद के हिसाब से हर चीज़ बनाती थी। लक्ष्मी की दुनिया ही सिर्फ मैं ही था। वो 4 बच्चों के साथ मुझे भी संभालती थी। हमेशा यही कहा करती थी, हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 4 बेटे दिए हैं। हमारी 4 बहुएं आएंगी और घर पोते पोती की चहल पहल से भर जाएगा और खुद के भाग्य पर इतराने लगती थी। मैं भी ईश्वर का धन्यवाद करता था। सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता था और अपनी राशन की दुकान संभालता था। उसी से पूरा परिवार का पालन पोषण चल रहा था। बड़ा बेटा सुकेत पढ़ने में होशियार था। उसे दुकान पर बैठने से चिढ़ थी। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैंने उसकी पढ़ाई में पूरा पैसा लगाया, उसकी मनचाही कोचिंग क्लासेस भेजा। वो बड़ा इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला था। एक बार अमेरिका जाकर क्या आया कि लड़की वालों की तो भीड़ ही लग गई और मोनिका से उसकी शादी तय हो गई। बड़ी बहू भी बड़े अमीर परिवार से थी तो वो भी ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं रुकी और अपने पति के साथ वहीं चली गई। उसके बाद उन दोनों ने देश में आना ही कम कर दिया। उससे छोटा बेटा लोकेश था। वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, पर वो भी अपने भाई के पद चिन्हों पर चलने लगा था। दूर शहर जाकर बस गया था। अच्छी नौकरी लग गई थी तो वापस पलटकर गांव भी आना नहीं चाहता था। गांव की लड़कियों से भी उसे शादी नहीं करनी थी। शहर की लड़की सीमा से उसने मंदिर में जाकर शादी कर ली और अपना घर वहीं बसा लिया। वो तो इसी देश में था फिर भी नहीं आता था। वार त्यौहार पर भी कोई ना कोई बहाना बना देता था। तीसरे बेटे जीतेश की रुचि पढ़ाई में नहीं थी। वो खेलकूद में अव्वल था तो वो फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता के लिए बाहर जाता रहता था। उसने कई मैच भी जीते और वहीं दूसरे खेल की खिलाड़ी रोशनी से शादी कर ली। अब दोनों जने अपनी ही खेल की दुनिया में व्यस्त रहने लगे थे। बूढ़े होते माता पिता की उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं थी। बहू भी कभी आकर साथ नहीं रही। वो अपने खेलने में लगी रहती थी। मैं अभी भी रोज़ दुकान पर जाता और काम करता था। अब लक्ष्मी भी थकने लगी थी। मेरा शरीर भी बीमार और उम्र से थक रहा था। मन करता था कि आराम करूं और बेटे बहुत सेवा कर दें, पर 4 बेटे होने का गर्व चूर चूर हो गया था।
बेटे तो हाथ से जा चुके थे। चौथा बेटा गौरव का रुझान फिल्मी दुनिया में हो गया था। उसे पिक्चर में आना था, उसके लिए संघर्ष करने लगा था। उसे फिल्मों की चकाचौंध और मॉडलिंग ने प्रभावित कर दिया था, तो वो गांव छोड़कर मुंबई चला गया। फ़ोन पर भी बात नहीं करता था। एक दिन पड़ोस के राम चाचा के बेटे ने बताया कि आपका गौरव फिल्मों में तो नहीं आ पाया, लेकिन वो टीवी सीरियलों में काम करने लगा। उसके सीरियल बड़े हिट हो रहे थे। उसने मुझे टीवी पर दिखाया भी, पर गौरव भी कभी पलटकर वापस नहीं आया। अपनी सीरियल की शूटिंग में व्यस्त रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कभी अपने माता पिता की याद नहीं आई। लक्ष्मी भी अब बेटों की याद में बीमार हो गई। चारों बेटों और 4 बहुओं के साथ रहने का सपना लिए वो सुबकती रहती थी। मैंने एक दिन बच्चों को फ़ोन लगाया कि माँ तुम सबको याद कर रही है। बड़े बेटे ने तो साफ मना कर दिया। आपको पता है अमेरिका से यहाँ अपने देश आने का कितना किराया लगता है? अपने देश केवल माँ से मिलने आना कोई मजाक तो नहीं है। फिर बच्चों की भी परीक्षाएं हैं, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। छोटे बेटे लवकेश ने भी मना कर दिया कि वो ऑफिस के काम से विदेश जा रहा है, महीने बाद लौटेगा। जितेश भी अपनी खेल प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त था, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। गौरव अपने टीवी सीरियल की शूटिंग में व्यस्त था। अपने बच्चों से मिलने की आस लिए ही लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई। चारों बेटों जो अर्थी को कांधा देते, वो उसके नसीब में नहीं था। लक्ष्मी की चिता जल रही थी और मैं भावशून्य हो रहा था। ऐसे भी क्या बेटे जो कमाने में व्यस्त हैं। अपनी माँ की मौत पर आंसू बहाने का एक बेटे भी नहीं आए। अस्थि कलश रखा रहा, अंत में मैं ही उसका विसर्जन करने गया। अब मेरा मन ना घर में लगता था, ना ही दुकान में लगता। घर में अब मेरी लक्ष्मी नहीं थी जो मेरा इंतज़ार करती। अब मैं किसके लिए जीता? बेटे चारों ही बड़े नाम और धाम कमा रहे थे, पर इस बूढ़े पिता की किसी के घर में जगह ना मन में जगह थी। अब मेरी भी उम्र हो गई थी, न दुकान पर बैठा जाता, ना ही घर में खाना बनता था। दूर के रिश्तेदार आए, किसी ने मेरी दुकान हड़प ली और किसी ने चाकू की नोक से मेरा घर अपने नाम लिखवा लिया। अब मैं बेघर और बेरोज़गार हो गया था, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया था। गांव से चलता चलता इस गांव तक आ गया हूँ। यहाँ ये पेड़ दिखाई दिया और मंदिर भी, तो इसी के नीचे डेरा जमा लिया। आते जाते तेरे जैसे लोग मुझे खाना दे जाते हैं और मैं भी जीवन के दिन काट रहा हूँ। आखिर कब तक जीना है ये मुझे भी पता नहीं। बूढ़े बाबा की कहानी सुनकर नेहा की आंखें भर आई। वो भी फुटबॉल खिलाड़ी जितेश को और टीवी सीरियल अभिनेता गौरव को जानती थी। ये दोनों सफल और काफ़ी अमीर थे, पर इन दोनों के पास इनके पिता के लिए ना पैसा था न ही समय। नेहा ने कुछ सोचा और घर चली गई। नेहा का पति गिरीश एक वकील था। नेहा ने उससे बूढ़े बाबा की सारी कहानी सुनाई तो उसे भी आश्चर्य हुआ। वो दोनों उन्हें अपने घर ले आए और उनको 2-4 दिन अच्छे से आराम करवाया। 5वें दिन गिरीश ने कुछ कागजात तैयार किए और उन्हें सब बताया, पर यह सुनकर वो चौंक गए। केस कर दूं अपने ही बच्चों पर? हाँ बाबा, ये ज़रूरी है। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज आपकी वजह से वो काबिल बने हैं, इतना नाम और दाम कमा रहे हैं, तो क्या अपने बूढ़े पिता को पाल नहीं सकते? बाबा, अगर आप हिम्मत करेंगे तो आगे फिर किसी माता पिता को आपकी तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। और अब तो कानून भी बन चुका है, माता पिता अपने गुजारे भत्ते के लिए बच्चों से भुगतान के लिए कह सकते हैं। जब उन्होंने कोई शर्म नहीं रखी तो आप क्यों हिचक रहे हैं? फिर कुछ सोचकर बाबा ने उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। चारों बेटों को कोर्ट के नोटिस भेजे गए। सभी ये जानकर हैरान थे कि आखिर उनके पिता उनके साथ ऐसा भी कर सकते थे। अब तो न आने का कोई बहाना ही नहीं था। चारों बच्चे महीने भर के नोटिस के चलते आ गए।
अपने बच्चों को सालों बाद देखकर उनकी आंखें चमक गई। वो उनसे लिपटकर पत्नी का शोक मनाना चाहते थे, पर बच्चे गुस्सा हो रहे थे। पिताजी, आपको ज़रा भी शर्म नहीं है? आपने कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। पैसे ही चाहिए तो मांग लेते, मैं भिजवा देता। आपकी इस हरकत से मेरी विदेश के दोस्तों के बीच छवि बिगड़ गई है। बड़े बेटे सुकेत ने तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर कहा। तभी उससे छोटा लवकेश भी चिल्लाया, अब इस उम्र में आकर आपको पैसों की भूख लगी है? आसपास किसी वृद्धाश्रम में ही चले जाते। अब कितने दिनों की ज़िंदगी बची हुई है आपकी? तभी फुटबॉल खिलाड़ी तीसरे नंबर का बेटा जितेश भी बोलता है, अच्छा मजाक किया। मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, मैं उसकी तैयारी छोड़कर आपके नोटिस पर कोर्ट आया हूँ। पिताजी, आपको मेरा नाम हुआ है वो रास नहीं आया क्या? मेरे पीछे पूरा मीडिया आ गया है। मुझे सीरियल की शूटिंग के लिए विदेश जाना था, आपने अड़ंगा लगा ही दिया और यहाँ पर बुला लिया। बूढ़े बाबा ने चारों बच्चों की बातें सुनी और वो कुर्सी पर निढाल से बैठ गए। नेहा ने संभाला और उन्हें पानी पिलाया। चारों बच्चे गुस्से में खड़े थे। थोड़ी देर बाद शांत होकर बोले, सुकेत, मैंने तुझे पाला है, तू बड़ा बेटा है, मेरी पहली संतान। मैंने तुझे सदैव ज़्यादा प्यार किया। मैं तेरी छवि क्या खराब करूँगा? तू अपनी माँ की मौत पर भी नहीं आया, तब क्या तेरी छवि खराब नहीं हुई? फिर लोकेश की ओर देखते हुए बोले, चार बेटों के होते हुए मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? ईश्वर ना करे कि तुझे कभी वृद्धाश्रम जाना पड़े। बेटा, बुढ़ापा सभी को आता है। और जितेश, तू भले ही फुटबॉल स्टार बन गया है, पर मेरी नज़रों में तू आज भी जीरो है, जीरो। अपने जन्मदाता को संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है? क्या तुझे ज़रा भी शर्म नहीं है? फिर गौरव को बोलते हैं, और तू सबसे छोटा, माँ का सबसे लाडला, अपनी माँ को कंधा तक देने नहीं आया। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम जैसे नालायकों का जन्मदाता हूँ। तुम चारों अपने संस्कार और परवरिश भूल गए। मेरे बच्चों के लिए पैसा, नाम, छवि, प्रतियोगिता, विदेश की शूटिंग ज़्यादा ज़रूरी हो गई। तभी अंदर चारों को बुलाया जाता है। बूढ़े बाबा अंदर नहीं जाते हैं। अंदर बहस और तर्क वितर्क होता है। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि चारों बच्चे एक निश्चित राशि अपने पिता को देंगे और उन्हें बारी बारी से अपने पास रखेंगे। नेहा का पति गिरीश ये फैसला होते ही खुश होता है। नेहा भी बाहर आती है और कुर्सी पर आंख बंद करके बैठे हुए बाबा को हिलाती है। वो निढाल से गिर जाते हैं। उनकी सांसें चलना बंद हो जाती है। शायद जाने से पहले वो अपने चारों बच्चों को देखना चाहते थे, तभी तो कोर्ट के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अपने मृत पिता को देखकर चारों उनके पास जाने का प्रयास करते हैं, पर नेहा उन्हें एक कागज़ थमा देती है जिस पर साफ लिखा था कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे चारों बच्चों मेरे मृतदेह को हाथ भी ना लगाएं। मैं उनसे मुखाग्नि का अधिकार भी छीनता हूँ। मेरा अंतिम संस्कार गिरीश द्वारा किया जाए। चारों बच्चों का चेहरा लटक जाता है। वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं और बूढ़े बाबा की अर्थी चारों बेटों के होते हुए भी अनजानों के कंधे पर ले जाई जाती है। दोस्तों, एक पिता हर परिस्थिति में चारों बेटों को पाल लेता है, पर चार बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं रख पाते। अपने फ़र्ज़ को भूलने वाले बच्चों का भी एक दिन बुढ़ापा आएगा। इसीलिए सदैव अपनी जन्मदाता का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। यही सच्ची पूजा होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें।